कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है, आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां हम लोग लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे थे। हमने वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज उसके बाद से इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के सीधे एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 8 तक उसमें हमने देख लिया था, सीधे 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, सो व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमको थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है और ये पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, A3 गिवन है मेरे को 4 एंड A9 गिवन है -8, ठीक है। A3 है 4 और A9 है -8 और मेरे को पूछ रहा है कि which term of this AP will be 0। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है AP का कौन सा टर्म 0 होगा। इस चीज को जानने से पहले करना क्या है, हमको इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, क्योंकि उन दोनों के रहते हुए ही हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वही काम करना है। A3 गिवन है तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 इक्वेशन 1। और A9 गिवन है तो A9 को A+8D लिखा जा सकता है -8 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे या सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 - 1 कर देते हैं। तो A+8D इज इक्वल्स टू -8 और ये हो गया A+2D इज इक्वल्स टू 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये हो गया 6D इक्वल्स टू -12। तो यहां से मेरा D इज इक्वल्स टू -2 आ गया, D इज इक्वल्स टू -2। तो देयरफॉर अब D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग D इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो A+2 इंटू डी की जगह पे -2 इज इक्वल्स टू 4। तो A+ ये 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया, ये -4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 8 और कॉमन डिफरेंस है D -2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मेरे को मिल गया। अब हमको फाइंड करना है कि which term of this AP is 0। तो उसको कंसीडर कर लेते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं कि let nth term of this AP is 0, ठीक है। हम कंसीडर कर लिए कि इस AP का nth टर्म मेरा 0 होगा। दैट इज सिंपल बात जो हम लिखे उसका मतलब ये है कि an इज इक्वल्स टू 0, nth टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया यहां से। अब देखिए a का वैल्यू मेरे को पता है 8 प्लस n। n क्या है, n का वैल्यू वही टर्म होगा, वही टर्म के लिए नंबर होगा जो कि 0 होगा, ठीक है। n जो है उस टर्म के बारे में बताएगा जो यहां पर 0 है। तो हमको n को फाइंड करना है और d जो है वो मेरा -2 है इज इक्वल टू 0। 8 प्लस -2 इंटू n, -2n, -2 इंटू -1 +2 इज इक्वल टू 0। ये 8 + 2 10 और इधर से -2n उस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस में 2n। तो यहां से मेरा n आ गया 10/2 दैट इज 5। तो इस AP का फिफ्थ टर्म 0 होगा। कितना टर्म, फिफ्थ टर्म। तो आंसर मेरा हो गया कि फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0, ठीक है। फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। इसको लिख देते हैं, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0, ठीक है। Hence fifth term of the given AP is 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. मेरे को क्या बोल रहा है कि 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. जो गिवन स्टेटमेंट है उसी से हम करेंगे। क्या बोल रहा है कि जो 17th टर्म होगा AP का वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और यहां से हमको बोलता है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इस AP का। चलिए 17th टर्म को हम लोग a प्लस 16d लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्ट यहां से नहीं करना है, लिख देना है कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। उसके बाद गिवन लिख करके ये काम करना है, ठीक है। a प्लस 16d को हम लिख सकते हैं, 10th टर्म को हम लोग a प्लस 9d लिख सकते हैं प्लस 7, ठीक है। दोनों तरफ से मेरा a हट गया, ये 9d इधर आ जाएगा तो 16d माइनस 9d और इधर बच जाएगा 7, ये बन जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो यहां से मेरा d मिल गया 7 बाय 7 दैट इज 1। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1। तो देखिए इस तरह से मैथमेटिक्स हम लोग काफी इजी होता है मैथमेटिक्स। कोई अगर बोले कि मैथमेटिक्स हार्ड होता है तो बकलोल एक नंबर का, ठीक है। ये मैथमेटिक्स जो है काफी इजी होता है, बस चीजों को समझने की जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। बस चीजों को समझने की जरूरत है। चीजें अगर समझ में आने लगेंगी तो क्वेश्चंस भी अपने आप सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 11। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, ठीक है। Which term of the AP, given AP क्या है, AP जो given है वो है हमारा 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। इसका बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। देखिए ध्यान से, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म इस AP का दिया हुआ है 3 और कॉमन डिफरेंस D जो है वो है 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस इससे पहले वाले क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया था कि कौन सा टर्म 0 होगा, उसमें हमने कंसिडर किया था कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी 0, ठीक है। तो वही काम यहां पे करना है, लिख देंगे लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP is 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। कंसिडर कर लिए कि इसका nth टर्म इस AP का 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो जो लिखे हैं सेंटेंस में उसको जरा इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसका nth टर्म जो है वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। यही हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54th टर्म के लिए हम लोग a प्लस 53d लिख सकते हैं प्लस 132। देखिए दोनों तरफ से मेरा a और a हट गया, ठीक है। ये हट रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जा रहा है। इसको एक स्टेप यहाँ पर हम बचा रहे हैं अपना कि ये a भी इधर प्लस में है, ये भी इधर a प्लस में है। अगर इस a को इधर ले जाएंगे तो ये a माइनस में आ जाएगा, तो a माइनस a 0 हो जाएगा, सीधे हट जाएगा। इससे बढ़िया इधर ही काट देते हैं, फालतू में एक स्टेप क्यों बढ़ाना। तो यहां से मेरे लिए बच गया हाँ n इंटू डी एन डी, या फिर डाल देते हैं माइनस d इंटू 1d, इधर से बच जाएगा 53d प्लस में 132। चलिए
एन डी का वैल्यू मेरा 12 है, -12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। कैलकुलेट कर लेते हैं इसका वैल्यू। आगे 12n, ये 12 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 53 इंटू 12 हो जाएगा 636 प्लस 132, और ये वाला 12 उधर चला गया तो ये भी ऐड हो गया प्लस 12। यहां से 12n इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 780। यहां से मेरा n का वैल्यू आ गया 780 बाई 12, दैट इज 65, दैट इज 65। तो इस एपी का 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे, हेंस 65th term of the given AP is 132 more than its 54th term। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। तो देखिए काफी इजी है, बकलोल लोगों के बात में नहीं रहना है, चीजों को समझना है और काम करते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, बस चीजों को समझना है। जो बेसिक्स है चैप्टर के, क्या बेसिक्स है, कुछ खास तो कुछ है नहीं, कुछ हमने यहाँ पे बड़ा कोई साइंटिफिक बात तो किया नहीं इस चैप्टर में। बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट देखा, एपी होता क्या है, एपी में फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है और nth टर्म का फॉर्मूला होता है, इन्हीं सब चीजों का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बकलोल लोगों की बातों में नहीं रहना है। ठीक है, बस चीजों को समझना है और सॉल्व करते जाना है क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नंबर 12 की, सॉरी 11th की तरफ। 11th या 12th, अरे सॉरी 11th हो गया हमारा, 12th की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू APs have the same common difference, the difference between their 100th terms is 100, what is the difference between their 1000 terms। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो एपी है, दोनों का सॉरी दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, उन दोनों के 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस को फाइंड करना। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लेट फर्स्ट एपी, या फिर सीधे लिख लेते हैं AP1, AP1 B मेरा हो जाएगा, इसको मान लेते पहला टर्म को A, दूसरा टर्म हो जाएगा A प्लस D, तीसरा टर्म हो जाएगा A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, 100 टर्म हो जाएगा A प्लस 99D डॉट डॉट डॉट, 1000 टर्म हो जाएगा A प्लस 999D। ठीक है, एंड AP2 जो हो जाएगा वो मेरा हो गया, इसको x में कंसीडर करें, x कॉमा x प्लस डी, देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है इसलिए हम d लिख रहे हैं दोनों के लिए। थर्ड टर्म हो जाएगा x प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, 100 टर्म हो जाएगा x प्लस 99d और 1000 टर्म हो जाएगा x प्लस 999d। ठीक है, यही होगा। हाँ, यहां पर एक चीज पहले लिख देना, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपी बी डी। ठीक है, इसको लिख देना है, लेट पहले यहां पर एक द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज इज डी, उसके बाद ये चीज लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, इसका 100 टर्म है, मान लेते हैं
इसके 100 टर्म को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं और इसके 100 टर्म को स्मॉल ए से दिखाते हैं। A100 माइनस A100 इज इक्वल टू क्या है 100। ये वाला फर्स्ट एपी का 100 टर्म है और ये वाला सेकेंड एपी का 100 टर्म है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एपी के 100 टर्म को रखेंगे तो वो आ गया a प्लस 99d माइनस, अगर सेकेंड एपी के 100 टर्म को रखेंगे तो ये आ गया x प्लस 99d और इधर से हो गया 100। ठीक है, इधर से ये हो गया 100। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस 99d माइनस में x माइनस में 99d इज इक्वल टू 100। ये 99d प्लस में और माइनस में कट गया तो मेरे पास आ गया a माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी का हेल्प हमको बाद में इसका हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जो हमको मेन क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है उसको फाइंड करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। चलिए फाइंड करते हैं। A1000 माइनस स्मॉल a1000, इसको हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए लिख देंगे a प्लस 999d माइनस में इसके लिए लिख देंगे x प्लस 999d। ठीक है, a प्लस ये 999d हो गया माइनस में x माइनस में 999d, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, यहां से बच गया a माइनस एक्स। तो देखिए इन दोनों का जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी a माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है और a माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किया है 100। तो दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 100। कहां से, तो फ्रॉम 1 से। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ध्यान देना है, पहले हमको 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद नंबर कैलकुलेट करने है कितना है। तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा क्या 105। सबसे पहला जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। तो वो लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 और सबसे पहला है 105। फिर दूसरा नंबर क्या होगा, इसी में 7 ऐड कर देंगे, दूसरा निकल जाएगा 112। फिर तीसरा क्या होगा, इसी में 7 ऐड कर देंगे, हमको थर्ड नंबर मिल जाएगा 119। और ऐसे ही करते करते तक लास्ट तक कहां तक जाएगा 999 जो है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। तो 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं वो देख लेते हैं, और नहीं हुआ तो उससे कम में कोई ले लेंगे। तो 999 नहीं, ये डिविजिबल नहीं है। 994 आई थिंक सो होना चाहिए लास्ट 7 से डिविजिबल नंबर। चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, सो 994 जो है वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये होगा मेरा लास्ट नंबर 994। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हम लोगों ने नंबर लिखा है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, ये एपी के फॉर्म में आ गया है। ये एपी के फॉर्म में आ गया है, जहां पे जो फर्स्ट टर्म एपी का है यानी ये जो है वो 105 है और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 7 है। 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और हमको फाइंड करने बोल रहा है कि आखिरकार ये कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 100, 80, 400, 800 कितने ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, नंबर्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे इस एपी का, तो वही हो जाएगा ना टोटल नंबर्स। तो वही काम करना है हमको, दैट इज वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हमको फाइंड करना है।
हाँ, यहाँ पर लास्ट टर्म भी दैट इज nth टर्म भी गिवन है 994। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n, तो सीधे हम लिखेंगे एज वी नो दैट an is equals to a plus n minus 1 into d। तो an के जगह पे लिख देंगे 994, a के जगह पर 105 प्लस n का वैल्यू मेरे को फाइंड करना और d के जगह पे 7। तो देखिए ये हो गया 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7। आगे देखें, ये हो जाएगा 994 इज इक्वल्स टू 105 माइनस 7 हो जाएगा 98 प्लस में 7n। अब यहां से देखेंगे तो 994 माइनस 98 विल बी इक्वल टू 7n। तो यहां से ये सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा 896 बाय 7 विल बी इक्वल टू n। देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 128। तो मेरे कितने टोटल 3 डिजिट नंबर्स हो गए जो 7 से डिविजिबल है, तो वो 128 है। तो लिखेंगे हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7, ठीक है। तो 128 ऐसे टोटल 3 डिजिट के नंबर्स हो गए जो मेरे 7 से डिविजिबल है, ठीक है। बहुत इजी बनते जा रहा है, बहुत इजी। दिमाग में कभी ये ख्याल लाना ही नहीं है कि मैथमेटिक्स हार्ड होता है, बहुत इजी होता है मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो नंबर 14 में क्या बोलता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखिए सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। 10 एंड 250 के बीच सबसे पहला 4 का मल्टीपल हो जाता है 12 और सबसे लास्ट में होता है 248, ठीक है। तो 10 फिर उसके सॉरी फिर सबसे पहला होगा 12 फिर 16 फिर 20 फिर 24 और लास्ट ऐसे करते करते चल जाएगा 248 तक। तो ये भी एक एपी बन गया जहां पर पहला टर्म a है 12 और कॉमन डिफरेंस d है 4। वहां से हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेना और लास्ट nth टर्म भी गिवन है 248, वहां से n का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक इसी तरह से जो जैसा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधे नंबर 15 पर। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल। हमको ये बताना है कि यहाँ पे 2 AP पहले गिवन है, तो पहले दोनों AP को लिख लेते हैं। एक को AP1 मान लेते हैं, AP1 ये मेरा गिवन है 63 65 67 डॉट 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 सॉरी, और एक है मेरा AP2 ये मेरे को गिवन है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। हमको क्या इसको बताना है कि n के किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज के nth टर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि इन दोनों एपीज का कौन सा टर्म इक्वल होगा हमको ये फाइंड करना है सिंपली, ठीक है। और फिर ये भी बताना है कि वो कितने नंबर पर आ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। AP1 के लिए फर्स्ट टर्म A1 से लिखेंगे या फिर A से लिख लेते हैं। मेरा 63 इसके कॉमन डिफरेंस को D1 से लिख लेंगे। 65 माइनस 63 दैट इज 2 और AP2 के फर्स्ट टर्म को X लिख लेते हैं 3 और इसके कॉमन डिफरेंस को D2 लिख लेते हैं 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है। और हमको फाइंड करना है कि कौन सा दोनों का कौन सा टर्म इक्वल है। कंसीडर फिर से वही करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ बोथ द AP आर इक्वल, सॉरी इज इक्वल, लेट nth term of both the given APs nth terms are equal, ठीक है। तो इस एपी के पहले एपी को के nth टर्म को हम लोग an1 कंसीडर कर लेते हैं और सेकेंड एपी के nth टर्म को an2 कंसीडर कर लेते हैं। तो दोनों का इक्वल हो गया जो हम लोग लिखे हैं, दैट इज, ठीक है। इसका अगर हम लोग nth टर्म लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस
n माइनस वन इंटू डी वन, देखिए, और इसका हो जाएगा x प्लस n माइनस वन इंटू डी टू। देखिए यहां पर क्या है, n को मैंने दोनों जगह सेम लिया है, क्यों? क्योंकि सेम n के लिए ना दोनों दोनों इक्वल है ना, तो n का वैल्यू भी तो इक्वल ही होगा ना, n का वैल्यू भी तो इक्वल ही होगा। यहाँ 1 to n पर नहीं है, ये बता ये रहा है कि ये 1 लिखने का मेरा मतलब ये है कि ये जो nth टर्म लिख रहे हैं ये फर्स्ट एपी का लिख रहे हैं, और यहाँ 2 लिखने का मतलब है कि ये सेकेंड एपी का nth टर्म को बता रहे हैं। बाकी ये n1 n2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझना है। दोनों n का वैल्यू सेम रहेगा दोनों जगह, तभी ना मेरा दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। a का वैल्यू फर्स्ट एपी के लिए है 63 प्लस n माइनस वन, और d1 का वैल्यू है 2, विल बी इक्वल टू x का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस वन, और d2 का वैल्यू है 7। चलिए 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, यहां से हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7। चलिए अब n को एक तरफ और बाकी दूसरे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा, इस 2n को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। 63 माइनस 2, ये 3 इधर आ जाएगा माइनस में, ये 7 इधर आएगा प्लस में, और 7n इधर है, ये 2n इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। देखिए 63 प्लस 7 70 माइनस 5 65 इधर से हुआ, और यहां से हो जाएगा 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 5n। तो यहां से मेरे लिए n का वैल्यू आ गया 65 बाई 5, दैट इज 13। तो क्या हो गया, 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल, ठीक है, दोनों एपी का 13th टर्म इक्वल है, ठीक है। इस चीज को लिख देंगे, hence 13th term of the given APs are equal, ठीक है। 13th टर्म दोनों एपीज का इक्वल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की तरफ। नंबर 16, नंबर 16 देखिए क्या बोलता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, हमको वो एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है और जिसका सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, हमको ये फाइंड करना है। जो गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमको पहले लिख लेते हैं कि A3 यानी जो थर्ड टर्म गिवन है वो 16 है और जो सेवेंथ टर्म गिवन है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ये चीज बोल रहा है क्वेश्चन में। अब यहां से हमको वो एपी फाइंड करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे कॉमन सी बात ये है कि कोई भी एपी अगर हमको लिखना है तो हमको उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये दो चीज रहेंगे तो उस एपी को हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमको वही दो चीज को यहाँ पे फाइंड करना है गिवन इन्फॉर्मेशन के हेल्प से। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो थर्ड टर्म गिवन है उसको हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और जो सेवेंथ टर्म गिवन है उसको a प्लस 6d लिख लेंगे। इधर से फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d हो जाएगा और प्लस में 12, दोनों a कट गया, यहां से हो गया 60, ये 4d इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर हो गया 12, यहां से बचा 2d इज इक्वल्स टू 12 और d का वैल्यू मेरा हो गया 12 बाई 2 दैट इज 6। d का वैल्यू मेरा आ गया 6। अब इस d के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो मेरे को a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, पुटिंग d इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग d इन इक्वेशन 1 तो a प्लस 2 d के जगह पर रख देंगे 6 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16। तो a प्लस 6 टू 12 इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से a का वैल्यू मेरा आ गया 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। अब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d दोनों पता चल गया। जब दोनों पता चल गया तो सीधे ap लिख देते हैं, देयरफॉर लिखेंगे ap क्या हो जाएगा, पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16, फोर्थ टर्म 16 प्लस 6 22, ऐसे करते करते डॉट डॉट।
अप टू nth टर्म। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वो एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की तरफ। सेवनटीन्थ नंबर ध्यान से देखिएगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। देखिए हमको बोल रहा है कि यहां पर हमको एंड से 28th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए ये चीज हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम जनरल वे में इसको जाए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है जो मैंने अब तक नहीं बताया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि वहां पर मैं आप लोगों को पहला फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को वही उसी वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा कि अगर मेरे को कोई एपी गिवन है और उसके एंड से कोई टर्म फाइंड करने को बोल रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 17 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं पक्का बता दूंगा आप लोगों को। एटीन नंबर देखिए, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखिए मेरे को गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि कोई एक एपी है जिसका 4th टर्म यानी A4 प्लस 8th टर्म यानी 4th और 8th टर्म का सम जो है वो है 24 एंड 6 और 10th टर्म का जो सम है यानी A6 प्लस A10 वो है मेरा 44। यहां से ये इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन है और बोल रहा है इस एपी का हमको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। चलिए जो गिवन है उससे काम शुरू करते हैं, सीधे पढ़ते हैं। A4 को हम लोग A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 को A प्लस 7D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा A प्लस A 2D, 7 प्लस 3 10D 24। दोनों तरफ से यहां से 2 को कॉमन ले देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। ये दोनों 2 कट गया, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, बन गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसको कर लेते हैं, A6 को A प्लस 5D लिख लेंगे, प्लस A10 को A प्लस 9D लिख लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 44। A प्लस A 2A 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। यहां से 2 को कॉमन लेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 को 2 इंटू 22 लिख सकते हैं, 2 फिर से कट गया मेरा, A प्लस 7D इज इक्वल टू मेरा आ गया 22। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मेरा A और D का वैल्यू मिल जाएगा, और A और D का वैल्यू जब मिल गया तो हम आराम से पहला 3 टर्म को लिख पाएंगे। ठीक है, सीधे सॉल्व करते हैं। 2 - 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 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 कट गया, ये 7 - 5 2D, 22 - 12 10 आ गया, तो D का वैल्यू यहां से आ गया मेरे लिए 5। अब D को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग D इन इक्वेशन 1, पुटिंग D इन इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। और इक्वेशन 1 हमारा क्या है, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D के जगह पे 5 लिख देंगे, इक्वल्स टू ये 12 है, तो A प्लस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से मेरे को A का वैल्यू मिल गया 12 - 25 दैट इज -13। तो पहला टर्म तो यही हो गया। देयरफॉर AP के जो 3 टर्म्स हैं, देयरफॉर 3 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा -13, दूसरा टर्म हो जाएगा फर्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस D, तो -13 प्लस 5 -8, और फिर थर्ड टर्म हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे -3।
हो गया फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे 3 टर्म्स से लिखेंगे फर्स्ट थ्री टर्म्स आर -13, -8 एंड -3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 की तरफ बढ़ते हैं। नाइनटीन नंबर, देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। बोल क्या रहा है कि सुब्बा राव जो है वो एक कंपनी में काम किया, ठीक है, 1995 में काम करना शुरू किया, जहां पर उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 और पर ईयर उसकी सैलरी जो है 200 रुपीज बढ़ रही है। तो हमको ये फाइंड करना है कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये एक एपी बन जाएगा। सबसे पहली सैलरी जो है उसकी है 5,000 जब वो स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 5,200, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, इसमें 200 ऐड करेंगे 5,400, फिर नेक्स्ट ईयर 5,600, फिर डॉट 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 ऐसे ही करते करते कोई ना कोई साल में ये 7,000 तक पहुंच जाएगा। तो हमको वही साल निकालना है, उसी ईयर को निकालना है कि किस ईयर में जाके इसका सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी, यही ना फाइंड करना है। हाँ, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, तो ये 1995 का है, ये 1996 का, ये 1997 का, ये 1998 का, और ये किस ईयर का होगा हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम फाइंड करने की कितने साल में इसका सैलरी 7,000 हो गया, 8 साल, 10 साल, 15 साल, तो हम 1995 में उसको ऐड कर देंगे तो हमको वो ईयर मिल जाएगा जिस ईयर में इसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। तो सिंपली हमको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं, जितने टर्म्स होंगे इस एपी में उतने ही ईयर्स का टाइम लगा सुब्बा राव की सैलरी को 5,000 से 7,000 तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 5,000 और जो लास्ट टर्म है यानी पहले डी जो है वो है 5,200 माइनस 5,000 दैट इज 200, और जो लास्ट यानी इनेथ टर्म है वो है 7,000 और हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्या करना है हमको यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सीधे एन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सीधे हम लोग एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an का वैल्यू है मेरे पास 7,000 इज इक्वल टू a का वैल्यू हो गया 5,000 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू फाइंड करना है, d का वैल्यू हो गया 200। ठीक है, 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस ये हो जाएगा 200n माइनस 200। ठीक है, ये हो गया 7,000 इज इक्वल टू 5,000 माइनस 200 हो गया 4,800 प्लस 200n। ठीक है, यहां से ये 7,000, ये 4,800 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां से बच गया इधर 200n। 7,000 माइनस 4,800 हो जाएगा 2,200, इधर हो गया 200n। यहां से मेरे लिए n का वैल्यू आ गया 2,200 बाई 200, n का वैल्यू आ गया 11। यानी जब वो काम करना शुरू किया उसके 11th ईयर में, उसके बाद 11th ईयर में उसका सैलरी जो है 7,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 11 ईयर्स द सैलरी ऑफ सुब्बा राव बिकेम 7,000। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 11 ईयर्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज नंबर 20।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर 20। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। देखिए यही सेम एपी बन जाएगा। सीधे हमको करना क्या है कि इसका पहला वीक का सेविंग्स क्या है, तो ₹5, तो पहला टर्म हो गया 5। उसके बाद हर वीक इसके सेविंग्स 1.75 रुपीज के रेट से बढ़ते जा रहा है। तो अगला टर्म जो एपी का हो जाएगा वो हो जाएगा 6.75। उसके बाद अगला जो होगा 8.5 हो जाएगा, ठीक है, 8.5 हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते एनेथ वीक में उसका जो सेविंग्स हो गया वो हो गया 20.75 रुपीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म है डी हो गया 1.75, एनेथ टर्म गिवन है 20.75 और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन। तो सीधे वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन एनेथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से मेरे को वैल्यू ऑफ एन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मेरे को लगता है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है, बस क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे बच गया है, जिसका कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।